बातें काम की, बातें काम की। बच्चे हो या हो बड़े, सभी के काम की। खिल जाएगा जीवन इनसे, भर देंगे खुशियों के रंग। इनसे आएंगे जीवन में आशा, विश्वास और उमंग। बातें काम की, जीवन के उत्थान की, बातें काम की। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा, शिक्षिका, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल। बातें काम की श्रृंखला के अंतर्गत आज फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ हूँ। परीक्षा, नाम सुनते ही डर लगने लगता है, घबराहट सी होने लगती है। परीक्षार्थियों में भय, चिंता, तनाव इत्यादि अपना घर जमाने लगते हैं। परीक्षा के भय से कैसे बचें? परीक्षा के डर को कैसे दूर करें? परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे लेकर आएं? परीक्षा के दिनों में और परीक्षा से जो पूर्व के दिन होते हैं, उसमें किस प्रकार की तैयारी करें? आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुश्री शीला दाहिमा, IAS अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल। चलिए समझते हैं परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसे आज का हमारा चर्चा का विषय है परीक्षा की तैयारी, तो सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि परीक्षा क्या है, या ये जो परीक्षा की व्यवस्था है ये क्यों होती है? देखिए, सबसे पहले मैं परीक्षा का अर्थ बताना चाहूँगी। जी। जैसे परीक्षा शब्द जो है वो दो शब्दों परि और इक्षा, इनके मेल से बना है। परि अर्थात चारों तरफ, जी। और इक्षा अर्थात देखना। जी। तो इस प्रकार परीक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को सभी प्रकार से उसका अवलोकन करना या उसका मूल्यांकन करना। जी। परीक्षाओं के माध्यम से किसी परीक्षार्थी के शैक्षणिक ज्ञान और समझ का मूल्यांकन होता है। जी। परीक्षा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने की सीढ़ी है। जैसे यदि कोई बच्चा 10वीं में जाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह 9वीं की परीक्षा को पास करे। तो हम उसको एक सीढ़ी मान सकते हैं, वो एक ज़रूरी स्टेप है। जी। जैसे एक सीढ़ी से चढ़कर दूसरी सीढ़ी पर जाया जाएगा। हाँ, जैसे हम एकदम से, यदि हम पहली सीढ़ी पे हैं, हम एकदम से 5वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते। हमको स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण चढ़ना है। जी। इसके अलावा जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षार्थियों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रेरित करती हैं। जी। यदि किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं, हाँ, तो उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक एक ही है, उनकी पढ़ाई का समय भी निश्चित ही है कि भाई कक्षाओं का समय ये इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ही रहेगा। जी। लेकिन उस दौरान जी हाँ, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीख और समझ सकता है। तो परीक्षाओं के माध्यम से ये पता चलता है कि कौन से बच्चे ने कितनी शिक्षा ग्रहण की है। जी। जैसे ये जब एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट आता है, तो किसी बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई विज्ञान विषय है, तो किसी बच्चे को 50 में से 30 नंबर मिले हैं, किसी को 40 मिले, किसी को 50 में 50 भी मिले हैं। हाँ, तो यही मतलब परीक्षा ने के माध्यम से ये पता चला कि किस बच्चे ने कितना सीखा उस विषय को। हाँ, सही बात है कि वो कितना उसको सीख पा रहा है, उसको समझ पा रहा है और कितना प्रस्तुत कर पा रहा है। प्रस्तुतिकरण की उसमें मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। जी। इसके साथ ही जो परीक्षाएं होती हैं वो किसी भी विद्यार्थी को खुद को बेहतर बनाने को भी प्रेरित करती है। बिल्कुल। जैसे यदि मान लीजिए किसी परीक्षा में बच्चे के अंक कम आए हैं, जी, तो उसको बुरा लगता है कि मेरे नंबर क्यों कम आए हैं। जी, है ना। और जो भी है, चाहे शिक्षक हो, माता पिता हो या बच्चा खुद भी हो, सभी की अपेक्षाएं होती है कि अंक अच्छे आए। तो वो एक मूल्यांकन भी करता है कि भाई कहाँ पे मुझसे चूक हुई है, या मुझे कौन से विषय में कठिनाई आ रही थी, या मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो वो एक तरह से पूरा अपना आत्मावलोकन करता है और खुद को वो और बेहतर बनाने को बच्चा भी प्रेरित होता है। जी। और माता पिता भी उसको कहते हैं कि भाई तुमको यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। शिक्षक बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे सुधारो, तुम ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे। जी। तो हो सकता है यदि उसके किसी कक्षा में थोड़े कम अंक आए हों, लेकिन यदि वो खुद को बेहतर बनाने
का प्रयास करता है तो वो अगली कक्षा में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छे अंक ला सकता है। हालांकि अंकों के बारे में हम आगे और भी जी चर्चा मतलब ये जो परीक्षा क्या है और परीक्षा की व्यवस्था क्या है, ये तो बहुत ही अच्छे से आपने हमें समझा दिया कि परीक्षा की व्यवस्था इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कड़ी मेहनत और लगन हमेशा ही बनी रहे, क्योंकि देखिए हमको जीवन के हर स्तर पे परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। वो स्कूल कॉलेज की परीक्षा से भिन्न होती है, लेकिन हमें देना पड़ता है, इसलिए परीक्षाओं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनमें सफल भी होना पड़ता है। हाँ मैम अभी समझ लिया कि परीक्षा क्या है, उसकी व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। अब परीक्षा देनी है तो परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो सब जानना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। मुझे लगता है देखिए परीक्षा तो देनी ही है ना, उससे बचने का कोई विकल्प है ही नहीं। तो हमें सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये कि हम अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखें। जी, तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि बच्चों आप बिल्कुल शांत दिमाग से अपनी पढ़ाई करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ भी अपनी पढ़ाई करें। उसके बाद जो हमारा पाठ्यक्रम है और ब्लूप्रिंट है जी, इनके आधार पर एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो परीक्षा का टाइम टेबल है कि कौन सा प्रश्न पत्र कब होना है, अच्छा, पहले कौन सा विषय का होगा, फिर उसके बाद कौन से विषय का होगा। तो जो परीक्षा का टाइम टेबल है, समय सारणी है, उसको देखना चाहिए। जी, और मेरा सुझाव ये है कि जो विषय सबसे पहले पूछा जाने वाला है जिसका प्रश्न पत्र, जी, तो पहले उस विषय की तैयारी यदि कर ले तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दो विषयों के बीच में कितने दिनों का गैप है, उसके आधार पर भी अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाया जा सकता है। जैसे होता है कभी कभी किन्हीं सब्जेक्ट में कम गैप होता है, हाँ, किन्हीं में थोड़ा ज़्यादा गैप मिल जाता है। हाँ, तो जैसे यदि कम गैप है तो उसको पहले से ही तैयारी अपन करके रखें ताकि उस समय अपन केवल रिवीजन कर लें। हाँ, जी। इसके साथ एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि हम जब परीक्षा की तैयारी करते हैं या सिर्फ इसी परीक्षा की नहीं, जैसे मैंने कहा जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, तो समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। जैसे हमारे पास कितने दिन हैं, जी, उसके आधार पर अपना समय प्रबंधन करें। अपने दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य बनाए जा सकते हैं। जी, और वो लक्ष्य व्यवहारिक भी होने चाहिए कि जिसमें विद्यार्थी को लगता है कि हाँ भाई मैं एक दिन में इतने विषय पढ़ सकती हूँ, या हमारा ये पैटर्न होना चाहिए पढ़ाई का। तो वो हर परीक्षार्थी या हर विद्यार्थी का अपना अपना एक तरीका हो सकता है। जी, उसके अनुरूप ही वो अपना समय प्रबंधन भी करें। जी। एक बात ये भी की जा सकती है कि जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे एक जानकारी हो जाती है कि कैसा पैटर्न आ रहा है, किस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कितने अंकों के पूछे जा रहे हैं। फिर इसके अलावा एक बात जो मुझे लगती है कि जब बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यदि वो नोट्स बना लें जी, तो ये उन्हें बहुत सहायक होंगे। बिल्कुल। और नोट्स बनाते समय भी जो मुख्य बिंदु हैं उनको वो हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। और जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चित्रों के माध्यम से या फ्लो डायग्राम के माध्यम से या इसी तरह के और जो रेखांकन है उनके माध्यम से अपने उत्तरों को भी ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं और ज़्यादा जो समझने में भी आसान हो सकते हैं, तो आसानी से याद भी रखे जा सकते हैं। तो उस तरह की जो तकनीकें हैं उनका भी विद्यार्थी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ये भी कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं तो उन्हें परीक्षार्थी ऐसे समय में पढ़ें जैसे सुबह का समय हो जी, या कई बार किसी विद्यार्थी को यदि लगता है कि भाई उसे दोपहर का समय ज़्यादा अच्छा लगता है या शाम का या रात का, तो जो भी समय उनको लगता है जब उन्हें वो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है या वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं जी, तो उस समय वे महत्वपूर्ण विषयों को ले सकते हैं जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें याद रह जाए। हाँ, और जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा है जी, तो ऐसे में बच्चे उन्हें अलग से नोट भी कर सकते हैं और अपने शिक्षकों से या विषय विशेषज्ञों से या कई बार आपके जो सहपाठी होते हैं उन्हें भी उसकी अच्छी जानकारी होती है या सहपाठी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं, तो उनकी भी मदद ली जा सकती है जी, क्योंकि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसकी समय अवधि होती है जैसे 3 घंटे, तो परीक्षार्थी को वो भी देख लेना चाहिए अपने स्तर से वो जांच कर सकते हैं कि भाई 3 घंटों में मैं कितना प्रश्न पत्र जो हमारा है क्या हम उसे पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा, है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई हमारी गति धीमी तो नहीं है,
तो एक मुझे लगता है कि उस चीज़ को भी बच्चे देख सकते हैं, देख क्योंकि सकते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई हमारा एक प्रश्न हम नहीं लिख पाए। नहीं लिख पाए। तो यहाँ पर आप अपनी गति को भी देख सकते हैं, साथ में जो समय सीमा है उसका भी ध्यान यदि रखा जाता है बच्चों के द्वारा जी। प्रश्न पत्र सुलझाते समय, तो ऐसी स्थिति में सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चे लिख सकते हैं। बिल्कुल, समय सीमा का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं शब्द सीमा उसी में हाँ। आ जाएगी कि जो ये इतना लिखना है, इतना लिखना है और इतने समय में। हाँ हाँ जी। इसके साथ ही एक बिंदु और मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप ध्यान, योग ऐसी बातों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, तो शोध ऐसा कहता है कि इन्हें अपने रूटीन में लाने से भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल। मैम, आपने जो टिप्स बताए वो परीक्षा की तैयारी के लिए तो बहुत ही अच्छे। मैम, कई बार है ना बच्चों की ये समस्या आती है कि परीक्षा के दौरान या परीक्षा की तैयारी करते समय वो कुछ याद कर रहे हैं, तो यह परीक्षा का भय होता है तो उन्हें याद नहीं हो पा रहा है, या याद हो भी गया बहुत अच्छे से लेकिन फिर वो उसको भूलते चले जाते हैं। तो इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ी कॉमन बात है कि बच्चों को डर लगता है, बल्कि मैं यदि कहूँ कि भाई परीक्षा के नाम से सभी को ही डर लगता है। जी। पर डरने से तो कुछ नहीं होगा जी। तो अपने मन मस्तिष्क को शांत इसमें रखना चाहिए हमें। परीक्षा के नाम से ना मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने लगते हैं। जी। और कई बार जो बच्चे भूलते हैं तो भूलने की जो मुख्य वजहें होती हैं, वो एक तो ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और उसके अलावा जैसे पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने बिल्कुल, क्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है। फिर जो तीसरा बिंदु हो सकता है वो ये हो सकता है कि पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, पता भी है कि भाई क्या पढ़ा जा रहा है, लेकिन घबराहट उतनी हो रही है कि वो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुछ मुख्य वजह हैं, लेकिन हमें इन्हें नियंत्रित करना पड़ेगा। जी। और इसके लिए बच्चे अपने दिमाग को शांत रखें। जी। अपने आप से सकारात्मक बातचीत वो करें। अच्छा। जैसे जब भी लगता है कि भाई मुझे डर लग रहा है या मुझे घबराहट हो रही है, तो उस समय बच्चा अपने आप को ये कह सकता है, विद्यार्थी, कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मुझे अपने विषय समझ में आ रहे हैं और मुझे डर नहीं लग रहा है, या मैं अपनी पढ़ाई को लेकर मुझे बड़ी आश्वस्ति है। जी। तो कुल मिला के हम पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप से, जो भी पढ़ाई कर रहा है वो अपने आप से कह सकता है। बिल्कुल। तो उससे काफ़ी सहायता मिलती है। फिर एक बात और भी है कि जब जो डर वाली अनुभूति होती है उसे दूर करने के लिए हम जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक है उसका भी सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली जो संगीत है वो एक थेरेपी भी है। बिल्कुल। तो उससे जब कोई संगीत को सुनता है तो ये जो निगेटिव फीलिंग्स है वो भी कम होने लगती हैं। बिल्कुल। तो बच्चे उसका भी आश्रय ले सकते हैं संगीत का। जी। वो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी। इसके साथ ही जब हम याद करने की बात करते हैं तो देखिए, याद करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ को देखते हैं जी, तब भी हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जब हम सुनते हैं तब भी याद हो जाती है। बिल्कुल। बोलते हैं तब भी याद हो जाती हैं। और जब करके देखते हैं तब भी याद हो जाती है। तो जो विद्यार्थी है वो ये देख सकता है कि उसको इनमें से कौन सी तकनीक या कौन सा तरीका उसको सूट कर रहा है। जी। और वो उसे करके देख सकता है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के तौर पर विबग्योर, जो हम इंद्रधनुष के रंगों को एकदम हमें सीक्वेंस में नहीं याद है कि भाई पहले नारंगी रंग है कि पहले पीला है कि हरा है। जी। तो विबग्योर जो है जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऐसा जो भी उसका सीक्वेंस है, जी, तो बिल्कुल। उसको यदि ऐसे इस शॉर्ट फॉर्म में या एब्रिविएशन के फॉर्म में यदि हम याद रख सकते हैं जी, तो वो भी बड़ी सहायक हो जाती है। जी। इसके अलावा जो एक और बात मुझे लगती है कि जो समूह चर्चा है, जी हाँ, या ग्रुप डिस्कशन, कई बार बच्चे इकट्ठा होके भी विषयों को आपस में चर्चा करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उससे भी याद रखने की क्षमता मुझे लगता है कि उससे बढ़ती भी है, और बच्चों को आपस में भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि भाई हमने ये चीज़, मतलब एकदम से ध्यान आ जाती है कई बार कि जब हम सब पढ़ रहे थे तो हमने ये
चर्चा की थी और जी। ऐसा हुआ था, जी, तो वो भी याद रखने में सहायक हो सकता सकता है। है। आजकल अच्छी बात ये भी है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अच्छी सामग्री भी उपलब्ध है, तो जो भी बिल्कुल। ऑथेंटिक सामग्री है, जी, शैक्षणिक ऑडियो और वीडियो, उनका जी। भी उपयोग बच्चे समझने के लिए कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल। फिर एक बात ये भी कि जब हम बोलकर पढ़ते हैं तो भी जल्दी याद होता है। बिल्कुल। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं या छोटी कक्षाओं के जो जी। बच्चे हैं, उन्हें जो उनके शिक्षक गण हैं वो पहाड़ी बोल बोल के पढ़ के सुनाते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। बच्चे भी उसको एक रिदम के तौर पे गाते गाते हैं और बहुत और अच्छा एंजॉय एंजॉय करते हैं और वो, उनको जल्दी से बिल्कुल। याद भी हो जाता है। जी, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो डर या भय है वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो उसको लेके हमारे विद्यार्थी ज़्यादा अनावश्यक परेशान ना हो, बल्कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, तो निश्चित तौर पे उनकी इस समस्या का समाधान निकल ही आएगा। मैम कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को जब परीक्षा देनी होती है तो कुछ विषय उन्हें बहुत कठिन लगते हैं, तो वो उन कठिन विषयों की परीक्षा की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, कठिन विषयों का सामना करना जी, कोई असंभव या दुरूह बात नहीं है, और मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगी कि कठिन विषयों को उत्तीर्ण करना कोई कठिन काम नहीं है। नहीं है, आपको लेकिन मानसिक तैयारी पहले करनी करनी पड़ेगी। और ये बात भी ज़रूर है कि जो विषय आपको कठिन लग रहे हैं उसमें अधिक समय देने की ज़रूरत है, अधिक जी। ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसमें अधिक अभ्यास करने की भी ज़रूरत है। तो हमारे जो कठिन विषय हैं उनको हम इकट्ठा पढ़ने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में यदि बांट के उसको पढ़ें तो जी। वो थोड़ा आसान होगा और बच्चे को फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा कि हाँ, मैंने ये भाग समझ लिया, अब मुझे जी। आगे बढ़ना है। जी, फिर उसके बाद वो उस छोटे भाग को लेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ भी समझ में आ गई है। तो इस प्रकार से एक तरीका अपनाया जा सकता है। और कठिन विषयों को जब हम पढ़ते हैं जी, तो उनके नोट्स बना लेना भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये तो क्योंकि बहुत जब ही कई बार जी लिखते हैं तो लिखने से भी चीज़ें याद होती होने हैं। लगती हैं। जी, फिर एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब हमें कोई विषय कठिन लग रहा है जी, तो उस विषय में ऐसा नहीं कि सारी ही चीज़ आपको कठिन लगे, ज़रूरी नहीं है। जी, मान लीजिए कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, जी, तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या कठिन ज़्यादा लग रही है, जी। उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं। जी, और जो विषय विशेषज्ञ हैं या शिक्षक हैं जी, या और जो भी अधिकृत स्रोत हैं जिनसे जी। जानकारी ली जा सकती है या जिनसे पूछा जा सकता है, जी, तो एक ऐसा भी किया जा सकता है कि हम छांट लें कि भाई हमें इस विषय में ये हमें ज़्यादा कठिन लग रहा है, और फिर हम उसको किसी से पूछ लें जो उसको हमें अच्छे से समझा सके। तो यहाँ पर फिर वो विषय जो है जो आपको कठिन लगता था वो जी। उतना कठिन आपको नहीं लगेगा। हमारे कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे गणित हुआ, रसायन शास्त्र हुआ, जिसमें फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, समीकरण होते जी। हैं, है ना। तो इसमें ये किया जा सकता है कि इनको एक कागज़ पे लिखा जा सकता है, जी, और जहाँ पे बच्चों की निगाह ज़्यादा पड़ती हो, जी, चलते फिरते कहीं, या जो भी बच्चे को लगता है कि मुझे जी। ये वहाँ मुझे देखना ही देखना है, तो वहाँ पे उसको टांग के भी रख सकते हैं। जी, तो जब बार बार निगाह वहाँ पड़ेगी तो उस जी। सूत्र को या उस फॉर्मूले, समीकरण आदि को जब विद्यार्थी पढ़ लेगा तो बार बार जब वो पढ़ेगा तो उसे धीरे धीरे वो चीज़ें याद भी होने लगती हैं। जी, बिल्कुल। ये बात मैं अपने घर में भी अपने बच्चों को भी बताना चाहूँगी कि ये बात बहुत अच्छी है कि जहाँ उनकी निगाह जाए वहाँ वो लोग उस चीज़ को लगा के रखें, जिससे बहुत जल्दी याद होने की एक हैबिट भी हो जाएगी। जी, एक और तरीका जो अपनाया जा सकता है वो ये कि मॉक टेस्ट किया जा सकता है। जी, जैसे जो भी विषय आपको कठिन लग रहा है जी, तो आप उसका एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, अपने लिए सेट कर सकते हैं कि भाई जी। ये प्रश्न आ रहा है, मुझे अब इसका क्या उत्तर देना है। जी, तो आप एक इस तरह की प्रक्रिया भी विद्यार्थी अपना सकते हैं। अपना सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि देखिए, कठिनाई तो ठीक है आएगी ज़िंदगी में, जी। मतलब मैं सिर्फ औपचारिक परीक्षाओं की बात ही नहीं कर रही हूँ, हम बड़ों के जीवन में भी आती हैं। बिल्कुल। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है आपको, हमेशा मन में एक आशा और विश्वास, उमंग, जी। ये सारी जो अच्छी वाली भावनाएं हैं जी, उन्हें आप अपने मन में हमेशा रखिए, और हमेशा यही सोचिए कि भाई ये विषय भले ही कठिन हो लेकिन मेरे को पढ़ना आवश्यक है, और हम इस विषय को अच्छे से पढ़ भी लेंगे और उत्तीर्ण भी अच्छे तरीके से हम उसे कर लेंगे। जी।
फिर जो एक समीक्षा है, खुद की आत्म समीक्षा भी करना चाहिए कि मैंने कौन से तरीके अपनाए, क्या मैंने जो विषय मुझे कठिन लग रहा है उसके लिए मैंने क्या मेहनत की है, और जो मेहनत की क्या वो उसका मुझे अभी क्या परिणाम मिल रहा है, क्या मुझे वो उस विषय को समझने में अब आसानी हो रही है। तो ये एक आत्म समीक्षा जो है या आत्म विश्लेषण कुछ भी कह लें, आत्म परीक्षण कह लें, ये भी मुझे लगता है कि करना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और जानकारी देना चाहूँगी कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उनकी हेल्पलाइन सेवाएं भी चलती हैं, और यहाँ पर भी यदि बच्चों को लगता है कि हमें ये विषय कठिन लग रहा है तो हम मंडल की इस हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से बच्चों को विषय विशेषज्ञों से संपर्क भी करवाते हैं। तो ये हमारी जो हेल्पलाइन सेवा है वो भी बच्चों को इन कठिन विषयों से डील करने में सहायक निश्चित तौर पर होगी। जी मैम, आज हमारे साथ बच्चे भी हैं जी। और निश्चित रूप से बच्चे ही सबसे ज़्यादा परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आज बच्चों के मन में भी स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न होंगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के मन में जो प्रश्न हैं आप उनके उत्तर दें और बच्चों की जो मन की शंकाएं हैं उनको दूर करें। हाँ नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बच्चों, आप लोग बिल्कुल आमंत्रित हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम रोशनी कुशवाहा है, मैं क्लास 11 से हूँ। मैम मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है। मेरा मैम एक क्वेश्चन है आपसे कि हम जब भी सोचते हैं कि आज हम पढ़ने बैठेंगे तो सोच के बैठते हैं कि इस सिलेबस के इतने सारे चैप्टर तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा होता है कि हम 2-3 पेज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पूरा कंसंट्रेशन चला जाता है उस चीज़ से, फिर इतने सारे चैप्टर का सोचते हैं, एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाता। कभी कभी मैम कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मैम समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है। अच्छा, मतलब आपकी मुख्य समस्या कंसंट्रेशन की है? अच्छा, हाँ ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है रोशनी। देखो, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो जब हम बहुत लगातार पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी मतलब थकान हो जाती है, या हम थोड़ा सा कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। तो एक तो आप ये कोशिश करिए कि हम एकदम लगातार 8-9 घंटे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी तो इतना एकदम हम नहीं पढ़ते थे दिन भर पढ़ती थी मैं भी, क्योंकि जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो हमें पढ़ना ही हमारा एकमात्र काम होता था। लेकिन हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी या रणनीति बनाएं कि हमारे जो सेट लक्ष्य हैं या जो हमने उद्देश्य बनाया, जैसे आपने कहा कि मैम हम सोचते हैं कि इतना पढ़ेंगे लेकिन हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक तो सबसे पहले रोशनी हमें दृढ़ संकल्पित रहना पड़ेगा, है ना, कि हमने सोचा है कि हमें ये काम करना है, तो वो हमको ये सोचना है कि नहीं, मुझे अपना जो मैंने निश्चित किया है कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है वो मुझे करनी है। पर साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हमने हमारे लक्ष्य सही तय किए हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही दिन में पढ़ लेना चाह रहे हैं। तो हमें जो वास्तविक लक्ष्य तय करना ज़रूरी है कि मान लो यदि आपको लगता है कि मैं एक दिन में 1 चैप्टर कर सकती हूँ, है ना, तो आप उतना ही करिए, या 1 चैप्टर का हो सकता है हम आधा भाग कर सकते हैं, तो आप उतना करिए। फिर तब हम ये ना सोचें कि हम एक दिन में 3 या 4 चैप्टर कर लेंगे। तो एक तो मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य सही रूप से तय करें, और दूसरा हम बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल ले सकते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं ब्रेक लेना, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी थकान भी कम होगी, आपका जो दिमाग है वो फिर से रिफ़्रेश भी हो जाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी काम के लिए हमारे जो संकल्प होते हैं या हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ना। तो जब हम सोचते हैं कि नहीं हमें ये करना ही है, तो हम उस काम को फिर करने भी लग जाते हैं। तो आपको वहाँ पे अपना डिटर्मिनेशन भी रखना है, और आप एक शेड्यूल बना सकते हैं कि मेरे पास इतने दिन हैं, मुझे इतने दिनों में इतनी तैयारियाँ करनी हैं। और अब एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहूँगी कि आप पढ़ाई, देखिए क्या होती है कि एक स्वाभाविक रूप से जब हम भी छोटे थे हमें याद आता है तो ऐसा लगता था कि कब पढ़ाई ख़त्म होगी, है ना, जल्दी से तो लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पर जब हमें पढ़ना है तो उस समय हम अपनी पढ़ाई को कैसे ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं, ये तरीके भी हम लोग सोच सकते हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चे, उन्हें ड्राइंग करना अच्छा लगता होगा, तो वो अपनी ड्राइंग की कला को कैसे इसमें जोड़ सकते हैं, है ना, अपनी पढ़ाई में। जैसे कहीं आपने कोई कंसेप्ट को ड्राइंग करके समझ लिया, ये आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को लिखने का शौक़ होता है,
तो वो लिखने में जो उनके विचारों में बैठ रहा है आसानी से, वो उस हिसाब से वैसी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जो हम लोग भी ढूंढ सकते हैं, है ना। और आजकल बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, तो उनमें भी आप अच्छी चीज़ों को देखिए, क्योंकि ऑनलाइन भी आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल है कि वो एक असीमित स्थिति में उपलब्ध है, लेकिन वहाँ हमें अपने विवेक का उपयोग करना है कि हम उन्हीं चीज़ों को देखें और उन्हीं को हम पढ़ें जो ऑथेंटिक हो, अधिकृत हों, है ना, और सही हों। और आपके जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे भी आप मार्गदर्शन हमेशा ले ही सकते हैं। थैंक यू। मैम, अभी आपने रोशनी की समस्या का बहुत अच्छा समाधान बताया कि अधिकतर जब बच्चे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ाई कर पाते हैं लगातार, तो कैसे करेंगे। अब इसी में आ जाता है मैम कि परीक्षा की तैयारी, परीक्षा के दिनों में बच्चे किस प्रकार करें, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, समय प्रबंधन मुझे लगता है काफ़ी आवश्यक है जी। जैसे एक अमूल्य संसाधन है समय जी। तो इसको हम यदि अभी नष्ट कर देंगे, हम दोबारा उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगी कि अपने समय का हम महत्व समझें। बिल्कुल। और जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जी, तो उस समय भी हमें समय प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। जी। और समय प्रबंधन के लिए ये जानना आवश्यक है कि हम ये देखें कि भाई हम अपना समय किन किन बातों में लगा रहे हैं। जी। हम कहाँ समय का सही उपयोग कर रहे हैं। जी। कब हम समय को नष्ट कर रहे हैं, और वो कौन सा समय है जब हम अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। जी। जैसे उदाहरण के तौर पर सुबह के समय अधिकतर लोग अपने आप को ज़्यादा इनर्जेटिक या ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। तो ये सारा विश्लेषण एक करना चाहिए कि भाई हम हमारे समय को हम जांच लें, जी, उसको चेक कर लें। जी। इसके बाद जो जितना भी हमारा समय है, तो उसके लिए हम एक पढ़ाई के लिए एक अपना टाइम टेबल या समय सारणी बना सकते हैं। अच्छा। समय को अपने विषयों के अनुरूप बांटा जा सकता है। जैसे जो शेड्यूल बनाया जाएगा उसमें कौन से विषय को कितना समय दिया जाए, जी, है ना। कितना समय आपकी पढ़ाई का है, और बीच बीच में थोड़ा सा अंतराल लेना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो अंतराल कितने मिनट का होगा या जी, कितना समयावधि का होगा, जी, ये सारी बातें भी उसमें हमारा जो शेड्यूल जो जी, हम बच्चों को प्रस्तावित कर जी, रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जी, उसमें आ सकता है। और ये जो भी तैयारी है, चाहे वो समय प्रबंधन की हो, परीक्षा की जो ओवरऑल तैयारी है, जी, तो उसको पूरे मन लगा के करना है। जी, और एक सोच के साथ, एक समझ के साथ कि भाई मुझे मेरी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं जी, और मुझे इस प्रकार से अपना शेड्यूल बनाना है, अपना समय प्रबंधन करना है कि हम उस समय के भीतर ही अपने सारे विषयों को कवर कर लें। जी, और यदि हमें कोई कठिन विषय लग रहा है तो उसको हमें समझने के लिए क्या एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत जी, पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उसमें मुझे लगता आ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, विद्यार्थी जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एकाग्रता से करें, क्योंकि यदि हम एकाग्र चित्त होकर पढ़ रहे हैं तो उससे समय की बचत होती है। बिल्कुल जी। एकाग्रचित्त होकर हाँ, पढ़ेंगे तो सीधे हम समझ लेंगे उस सीधे चीज़ को। समझ लेंगे। अब मान जी, लीजिए मैंने कोई कागज़ पढ़ा जी, और ध्यान कहीं और है, हाँ, तो फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा पीछे मैंने क्या पढ़ा क्या था, पढ़ा मुझे था। फिर उसको फिर से पन्ने को पलट के देखना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि आपका समय उसमें नष्ट हो रहा है। तो एकाग्र चित्तता जितनी अधिक होगी उतनी ही आपकी समझ भी बढ़ती है और जी, आपका जो समय है उसका सदुपयोग होता है। जी, और जब हम समय की बात कर रहे हैं तो आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसी बात है कि लोग उससे थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते जी, हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में हम मोबाइल से पूरी दूरी तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ जितना उपयोग मोबाइल का आवश्यक है, मेरा आप सभी को यही सुझाव है कि कृपया सिर्फ आप उतना ही उपयोग उसका करें। सोशल मीडिया का एक बहुत सीमित उपयोग हो, और वो अपने पढ़ाई के लिए जी, हो। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो सकता है, लेकिन हमारे मूल उद्देश्य से भटकाव ना हो। ना। एक बात और ये भी होती है कि कई बार बच्चों को स्कूलों में प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, जी, तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी हम ऐन वक्त का इंतज़ार ना करें कि अरे अभी बहुत दिन पड़े हैं, हाँ, बना लेंगे, अभी तो अभी कौन सी परीक्षा आ गई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको भी जैसे ही प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो उसी समय से सोचना शुरू कर दें कि मुझे ये काम मिला है
और मुझे इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी, मुझे कितने दिन इसमें लगेंगे। तो उसको यदि हम पहले से ही करने लग जाते हैं तो वो ऐन वक्त की जो हड़बड़ाहट है या घबराहट है उससे विद्यार्थी बचे भी रह जाएंगे और आपका टाइम भी काफ़ी यूटिलाइज उसमें हो जाएगा। जी। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो हम अपना आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हैं एक कि भाई हमने आज दिन भर में क्या क्या किया। जी। जब आप रात में फ्री होके बैठे हैं तो आप सोच सकते हैं कि दिन भर में आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या गतिविधियाँ की, किस तरह से की। तो एक वो हम परीक्षण कर देते हैं खुद का ही, तो वो भी आपको बड़ा सहायक होता है आपके समय प्रबंधन के साथ साथ समग्र रूप से ही सहायक बिल्कुल, होता जैसे है अभी आपने बताया ना कि हम कहाँ समय का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ नष्ट कर रहे हैं। जब ये आत्म परीक्षण करेंगे तभी समझ में आ पाएगा कि हमने कहाँ समय को सही ढंग से उपयोग में किया। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि परीक्षा में समय प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा में खान पान का भी क्या महत्व है? हाँ, देखिए बहुत सारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि परीक्षा की तैयारी के समय जी और परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पर असर पड़ता है। जी। तो सोचिए यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के समय में बीमार पड़ गया तो ये तो बड़ी मतलब कठिन सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी हैं वो स्वस्थ खाएं, पौष्टिक भोजन खाएं जी, और ताकि वो स्वस्थ बने रहें। जैसे हमारी एक प्राचीन कहावत भी है कि जैसा अन्न वैसा मन। जी। तो जो अन्न है जी और हमारा जो मन है या हमारा जो तन है जी, इनका आपस में संबंध है। हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं जी, वैसा ही हमारा मन भी होता जाता है। जी। और देखिए ये जो भोजन है या अन्न है उसे प्राण की संज्ञा दी गई है हमारे प्राचीन कथानकों में। जी। और इसी भोजन से ही जीवनी शक्ति का निर्माण होता है। बिल्कुल। हम जो खा रहे हैं वो हमारे दिमाग को भी प्रभावित करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जी। हाँ, मैम, इसके साथ एक चीज़ और मन में आ रही है कि खान पान जैसे आपने बताया कि स्वस्थ होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। तो परीक्षा के दौरान है ना, बच्चे कई बार नींद भी अच्छे से नहीं लेते हैं या कुछ बच्चे कह देते हैं कि हमको तो नींद ही नहीं आ रही है। तो नींद का भी क्या महत्व है? देखिए नींद तो बहुत ही आवश्यक है। जी। और नींद एक तरह से नींद एक दवा का ही काम करती है। जी। तो यदि बच्चे घबराहट के मारे या सोच रहे हैं कि हम रात में बहुत देर तक जाके पढ़ लें, नींद से समझौता कर लें, तो वो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। क्योंकि यदि आपको नींद नहीं आ पा रही है तो उसका असर तुरंत ही देखने को भी मिलता है कि बच्चा फिर दिन भर में थोड़ा सुस्त सा महसूस करेगा या उसे असहज महसूस होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नींद कम से कम 6-7 घंटों की पर्याप्त अच्छी वाली नींद हो, जो गहरी नींद हो। जी। और जब बच्चा सोने जाता है तो उसे ये हर प्रकार के तनाव से दूर रहना चाहिए। जी। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है या क्या होगा। कई बार बच्चे पढ़ते हैं उसके बावजूद भी टेंशन करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब जब सोने जाते हैं उस समय ये सब तनाव दूर रखने चाहिए और सोते समय सकारात्मक विचार ही मन में रखें कि यदि मान लीजिए पढ़ाई नहीं भी हुई तो आप ये सोचिए कि मुझे अभी मैं अच्छे से नींद लूँ और सुबह से मुझे अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। जी। तो इस तरह की वो भावना रखनी चाहिए। जी। तो नींद से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए क्योंकि फाइनली वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जी। और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। फिर आप परीक्षा भी अच्छे से किस प्रकार दे पाएंगे। इसलिए भोजन और नींद जी दोनों सही होना आवश्यक है। अब मैम, अभी जैसे आपने बताया कि परीक्षा की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें कितनी मायने रखती हैं। अब परीक्षा का दिन आ गया, तो परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में क्या करना चाहिए और परीक्षा के दिन उन्हें किस तैयारी से घर से जाना चाहिए, इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ, ये एक बड़ा मतलब छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो परीक्षा के एक दिन पहले का होता है वो उस समय बच्चों को थोड़ा लगने लगता है कि कल हमारी परीक्षा है। तो मैं यही सुझाव दूंगी कि जो विद्यार्थी हैं वो एक दिन पहले से ही अपनी पूरी परीक्षा सामग्री जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुई,
और प्रवेश पत्र हुए, इन जी। सबको पहले से ही जमा के रख लें। जी। साथ ही प्रवेश पत्र में जो भी निर्देश दिए गए हैं जी। उनको भी ज़रूर पढ़ लें, अपना पूरा उसमें जो उनकी प्रविष्टियां हैं कि जी। नाम और बाकी जो डिटेल्स हैं उनको भी वो अच्छे से पढ़ लें। अ, फिर इसके पश्चात जो उन्हें करना चाहिए परीक्षा के एक दिन पहले, जी। कि अपने मन में कोई भी वो नकारात्मक विचार नहीं रखे। जी। तनाव घबराहट से भी दूर रहने की कोशिश कोशिश करें वो। करें। भोजन जो रात वाला भी है उसको जी। भी सही समय पे ले लें और सही समय पर ही सोने भी चले जाएं वो। जी। ऐसा नहीं हो कि भाई सुबह आपको 8-9 बजे आपका प्रश्न पत्र है और आप रात में बहुत देर तक जग रहे हैं, तो उससे आपके परीक्षा कक्ष में आप अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। इसलिए पर्याप्त नींद लें और नींद लेते समय भी कोई भी नकारात्मक विचार दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जी। अब जब अगले दिन क्वेश्चन पेपर आपको हल करना है, परीक्षा का दिन है जी। तो उस दिन भी जब घर से निकल रहा है विद्यार्थी तो उसे कुछ खाकर निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। जी। और जो परीक्षा केंद्र है वो पहले से ही पता कर लेना चाहिए, यानी उसी दिन नहीं कि भाई जिस दिन आज परीक्षा है हम पता करें, वो उसके पहले से ही पता कर लें कि परीक्षा केंद्र कौन सा है। जी। और परीक्षा वाले दिन वो परीक्षा केंद्र पर भी अपने जो निर्धारित समय है, क्योंकि पूरे निर्देश होते हैं जी। मंडलों के भी कि आपको इतने बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, तो जी। उनको भी वो फॉलो करें। जी। और परीक्षा केंद्र पर जाके पूरा अपना देख लें कि उनका रोल नंबर कहाँ पर है, कौन सा कक्ष उनके बैठने के लिए नियत किया गया है, ये सारी चीज़ें देख लेना चाहिए। जी। उसके बाद जब वो परीक्षा कक्ष में विद्यार्थी प्रविष्ट हो रहा है, फिर उसे उत्तर पुस्तिकाएं दी जाती हैं। जी। तो उन उत्तर पुस्तिकाओं में अपना रोल नंबर भी भरना होता है, तो उसको भी बड़े ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। जी। अपने प्रवेश पत्र में वो देख ले कि भाई मुझे ये जो मेरा रोल नंबर है वही मैंने उस पर लिखा है कि नहीं है। जी हाँ। और उसको लिखने के बाद एक बार और फिर से भी वो चेक कर ले कि क्या मैंने उसको सही ही लिखा है। जी। उत्तर पुस्तिका में पूरी प्रविष्टियां कर ली, उसके बाद जब प्रश्न पत्र मिलता है जी, तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। जी। और उसमें देखना चाहिए कि हम कौन से प्रश्नों के उत्तर पहले लिख सकते हैं। जो मेरा ये मानना है कि आपको जो अच्छे से बन रहा है पहले आप उसके उत्तर को लिख लीजिए। जी। तो उसमें आपका एक वो भी हो जाएगा, उत्तर लिखना भी हो जाएगा और आपको एक आत्मविश्वास भी रहेगा कि हाँ मैंने ये उत्तर लिख लिए हैं। जी हाँ। इसके साथ ही जब प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते हैं जी, तो उसका प्रश्न पत्र को सुलझाने का एक समय निर्धारित होता है कि जैसे 3 घंटे हैं जी। तो उन 3 घंटों में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो लघु उत्तरें हों, दीर्घ उत्तरें हों या वस्तुनिष्ठ हों, है ना, विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के हों, जो भी पैटर्न है, तो उसमें बच्चे को पूरा देख लेना चाहिए कि भाई मुझे 3 घंटे में ये सारे प्रश्न जो हल करने हैं, तो मैं अपने समय को भी ऐसे बांट लूँ कि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें लिख सकूं। और सटीक तरीके से उसे लिखा जाना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, लिखावट का ध्यान रखना चाहिए कि लिखावट सुस्पष्ट हो, सुपठनीय हो जी। तो इन सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि परीक्षा के दिन जिस दिन विद्यार्थी प्रश्न पत्र हल कर रहा है इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक ही वो लिखे, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने बड़ी अच्छी तैयारी की है और ऐसा भी हो जाता है कि प्रश्न कुछ और आ गया या वही प्रश्न कुछ अलग तरीके से आ गया है जी। तो ऐसी स्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए और अपने तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास हो सकता है, जो हम सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिख सकते हैं, वो लिखने की कोशिश करनी चाहिए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी सहेली मुझसे कई गुना अच्छा पढ़ रही होगी? इस समस्या का आप समाधान बताइए। बच्चों, आपने एक बहुत ऐसा प्रश्न पूछा है जो मुझे लगता है शायद बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, और वो ना उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है शिवानी, क्योंकि वो सभी के मन में आता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे मन में भी आता था, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम अनावश्यक तुलना नहीं करें या अनावश्यक विचार नहीं सोचें कि भाई मेरी सहेली या मेरे दोस्तों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि
ऐसे विचार मत सोचिए, क्योंकि इनसे नुकसान क्या हो सकता है कि हमारा आत्मविश्वास कम हो सकता है ना, हमको तनाव होने लग सकता है, हमें घबराहट हो सकती है, और कई बार हीन भावना भी आ सकती है। तो ये सारे नकारात्मक इमोशंस हैं, तो इनसे हमें दूर रहना है, बल्कि आपको खुद पे ध्यान देना है कि मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, किस तरह से मैं पढ़ूँ कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आए। यदि मेरी सहेली अच्छे से पढ़ सकती है तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, है ना। जो हमसे बेहतर यदि कोई है तो हम उससे एक सीख ले सकते हैं, हम उससे एक प्रेरणा भी ले सकते हैं कि भाई वो बच्ची अच्छी पढ़ाई कर रही है या मेरी वो सहेली अच्छे से पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो हम इस चीज़ को भी एक सकारात्मक तरीके से ही लें कि भाई हाँ, ये मतलब कई बार क्या होता है कि एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती है ना, ये उस तरह की चीज़ हम ले सकते हैं कि यदि मेरी सहेली पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप उस चीज़ को उस वे में लीजिए और बिल्कुल उसमें तनाव, घबराहट इन सब से दूर रहिए। मुख्य बात यही है कि हम अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करें, है ना। तो आप अपने आप को जितना बेहतर बनाएंगे ना, आपके मन से धीरे धीरे ये सारे विचार भी दूर होते जाएंगे। मैम पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सहेलियाँ मुझसे काफ़ी अच्छा पढ़ रही थी, पर जब आपने मुझे समझाया कि हाँ मतलब हमेशा में ऐसा लगता है, बाकी ऐसा है नहीं, तो मुझे समझ में आया कि हाँ मतलब आपने सही बताया। मैम मेरा नाम दृष्टि ठाकरे है, मैं क्लास 12th से हूँ और मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। हाँ दृष्टि, ये सभी के मन में प्रश्न उठता ही है और स्वाभाविक है, सबसे हाईलाइटेड प्रश्न है ये। देखिए, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षार्थी की साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन होता है कि आपने साल भर कैसे पढ़ाई की है ना। तो इसलिए सबसे पहली जो इसमें टिप है वो यही है कि आप कोशिश ये करें कि साल भर ही अच्छे से पढ़ाई करें। ये ना सोचें कि परीक्षा होने वाली है और हम उसके एक आध महीने में अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। यदि हम वास्तव में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो हमें साल भर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे यदि आपने साल भर पढ़ाई की है तो एक तो सबसे पहली बात, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, घबराहट नहीं होती है। फिर आप विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि मान लो किसी विषय में कोई कठिनाई आ रही है तो आप उन कठिन विषयों को अपने टीचर से या जो बाकी विशेषज्ञ हैं या अपने सहपाठियों से आप चर्चा करके उसको क्लियर कर सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। पर मान लीजिए किसी कारण से यदि आप साल भर नहीं भी पढ़ाई कर पा रहे हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि जो भी समय आपके पास है उसमें आप अपना पूरा मन लगा दीजिए, पूरे मन से पढ़ाई कीजिए और आप एक पूरी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी कार्य योजना बनाइए कि हम किस प्रकार से हमारा जो सीमित समय है उसमें हम किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। और उन प्रश्नों में एक शब्द सीमा भी होती है, तो यही कोशिश करिए कि जो शब्द सीमा है, मान लीजिए यदि 20 शब्दों में लिखना है या 50 शब्दों में लिखना है या 100 शब्दों में लिखना है, तो हम उसी सीमा को फॉलो करें। थोड़े कुछ शब्द भले आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि 20 शब्दों का आंसर आपसे पूछा है तो आप उसको 50 शब्दों में दें, है ना। तो एक वो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अच्छे अंक के लिए ये चीज़ भी एक बहुत आवश्यक है। साथ ही और भी पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही जब हम लोग उत्तर लिखते हैं, है ना, तो हम अपने उत्तरों में जो चार्ट हुए कभी या फिर कोई हम चित्र भी बना सकते हैं, पर हर उत्तर में नहीं, जहाँ पे उसकी आवश्यकता हो हम इसका उपयोग यदि करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी अच्छे अंक मिल सकते हैं। फिर अच्छे अंक पाने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपकी लिखावट साफ़ सुथरी हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं ना, तो जो कॉपी जांचते हैं उनके लिए वो काम आसान हो जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि यदि लिखावट सही नहीं है तो वो समझने में दिक्कत होती है कि भाई बच्चे ने लिखा क्या है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी जो लिखावट है वो साफ़ सुथरी रहे, कि आपकी उत्तर पुस्तिका को यदि जो जांचने वाले लोग हैं वो पढ़ें तो उनको समझ में साफ साफ आए कि हाँ, इसमें ये लिखा है उत्तर।
और आपके उत्तर टू द पॉइंट होने चाहिए, मतलब जो पूछा है आप उसी का ही उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूछा क्या है और हम मतलब ऐसी बातें लिख रहे हैं जो उससे संबंधित ही नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सटीक उत्तर लिखें, है ना, टू द पॉइंट उत्तर लिखें और जो पूछा है उसी को ही हम लिखें। फिर एक चीज़ और भी होती है कि आज के समय में बच्चों में थोड़ी सी शारीरिक सक्रियता कम हो गई है, लेकिन शारीरिक रूप से सक्रिय होना उसके अपने फ़ायदे होते हैं, उससे आपका दिमाग भी सक्रिय होता है ना, आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो जब हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं हम ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, हमें थकान कम लगती है ना, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और ऐसा हमने पढ़ा है, कई अध्ययन ऐसा कहते हैं कि यदि हम कम से कम 10-15 मिनट भी रोज़ कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे आपने कोई व्यायाम कर लिया या रस्सी कूद ली, है ना, या कई बार आप दूसरी मंजिल पे हैं तो सीढ़ियाँ भी आप जब चढ़ते उतरते हैं तो वो भी अपने आप में एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो कोई भी आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। फिर आप प्रकृति के संपर्क में भी रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के संपर्क में रहना भी आपको एक सुकून भी देता है, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा भी देती है। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, हम पढ़ाई करने के ध्यान में उसको भूलने लगते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना है, पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनका भी यदि आप ध्यान रखें कि साल भर में हम थोड़ा शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, हम थोड़ा बहुत प्रकृति के संपर्क में रहें, प्रकृति के बीच में हम बैठें, तो वो चीज़ भी आपके दिमाग को और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। फिर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी है, तो उसमें जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के सैंपल भी उसमें रहते हैं कि उस बच्चे ने किस तरह से उत्तर लिखा है। तो आप लोग उन वेबसाइट पर जाकर उन उत्तरों को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके उत्तर लिखे गए हैं, है ना। तो अंक पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर यह है कि यदि हम ज़िंदगी में चाहे सिर्फ ये स्कूली पढ़ाई हो या आगे की कोई पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो जीवन में, उसमें मेहनत ज़रूर आपको पूरी करनी है, मेहनत से नहीं बचना है। और एक बात और मैं बच्चों आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास ज़रूर करिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों या भविष्य में आप अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां करेंगे, तो आप अपना बेस्ट ज़रूर दीजिए, है ना, वो हमें कभी नहीं भूलना है। और हम वापस यदि पढ़ाई पर आते हैं तो आप अंकों को लेकर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करिए, पर उसको लेकर तनाव मत करिए, है ना। उसमें हमें यदि मान लो आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और नंबर थोड़े बहुत कम भी आ गए, तो उससे जीवन पे कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका जीवन एकदम हम कई बार सोचने लगते हैं कि अरे क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, आगे क्या होगा। तो ऐसा नहीं, आपके बाय चांस यदि नंबर कम भी आते हैं जो आपने अपेक्षा की थी, तो आप प्लीज़ परेशान ना हो, और बल्कि आप अपना आत्मविश्लेषण करिए कि क्या हम और क्या अपने आप में सुधार कर सकते हैं, या और क्या चीज़ें हो सकती हैं। कई बार हो सकता है कि हम अभी जो काम कर रहे हैं हम किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वो एक हम अपना एनालिसिस, अपना विश्लेषण भी कर सकते हैं। अपने आप को पहचानना भी ज़रूरी है कि हमारी क्या क्षमताएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल अंक अच्छे लाने के प्रयास तो करने ही चाहिए, लेकिन अंकों के तनाव को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिएगा। ये मेरी आपसे मतलब निवेदन है, विनती है या सीख है, कुछ भी आप कह लीजिए, इसका ध्यान भी ज़रूर रखिएगा। बट डू योर बेस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। मैम, वर्तमान समय में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है, तो ऐसे समय में जब परीक्षा भी आने वाली रहती है, तो बच्चों के माता पिता उनका किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं और उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शन दे सकते हैं? हाँ, ये बात तो आपने जो कही है जी, कि एक दबाव रहता है जी, और बच्चे उसको महसूस भी करते हैं। जी, पर देखिए ये है कि अधिकतर बच्चे मेहनत करते ही हैं, जी हाँ, है ना, लगभग सभी बच्चे करते ही हैं जी, कि हम अच्छे अंक लाएं, जी, और वो अपने यदि कोई 12वीं में है या 11वीं में है तो अपने इन पढ़ाई के साथ साथ वो जो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, ऐसी परीक्षाओं की भी तैयारियां करते हैं।
तो ऐसे समय में ये वास्तव में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो माता पिता हैं जी वो बच्चों को सहयोग करें और उन्हें सपोर्ट करें, जी उन्हें मार्गदर्शन दें। जी हालांकि ये जो दबाव है उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, जी है ना। नहीं तो वो नुकसानदायक भी होने होने लगता लगता है। तो उसलिए उसको एक जहाँ तक वो एक सकारात्मक सीमा के अंदर है वो दबाव, जी बस वहीं तक, चाहे वो विद्यार्थी हो या उनके माता पिता हो, वो कोशिश ये करें कि वो दबाव जहाँ आपको कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा दे रहा है जी आप उतना ही दबाव अपने ऊपर महसूस करें या बच्चे को परिलक्षित दिखाएं, दर्शाएं। जी वो उतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो एक नुकसान वाली श्रेणी में आ आ जाए। जाए। जब परीक्षाएं होती हैं तो ऑलरेडी बच्चा और माता पिता भी थोड़े से अपने को अंडर प्रेशर महसूस करते हैं। जी पर ऐसे समय में ज़रूरी हो जाता है कि जो परिवार का माहौल है जी वो शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, जी अनुशासित हो। बिल्कुल कई बार जैसे माता पिता खुद भी तनावग्रस्त हो जाते हैं कि अरे बच्चे की बोर्ड की परीक्षा परीक्षा है। है। तो ऐसा मैंने देखा है कि वो काफ़ी तनावग्रस्त होने जी। लगते हैं। तो यदि माता पिता खुद ही तनावग्रस्त हो जाएंगे जी। तो आप सोचिए ना कि क्या बच्चा उनको देखकर उसको भी तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और घर का माहौल भी हाँ, थोड़ा सा तो परिवर्तित हो ही जाएगा। तो इसलिए एक सकारात्मक ही माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अनावश्यक तनाव में या दबाव में ना रहें और माता पिता बच्चों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें जी कि हाँ आपकी परीक्षा आने वाली है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप कर सकते हैं। मतलब जो भी शब्द हैं वो सकारात्मक शब्द बोलें, जी। उन्हें प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, पर ना खुद तनाव में रहें और ना बच्चों को भी अनावश्यक तनाव ना दें, ऐसा मैं मानती हूँ। जी कई बार विद्यार्थी को ये भी लगता है कि जो मेरे अंक यदि अच्छे नहीं आए तो मेरे माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। जी तो माता पिता बच्चों को ये समझा सकते हैं कि ऐसा डर मन से दूर करें, है ना। यदि अपना गिव योर बेस्ट जी लेकिन सिर्फ अंकों से ही आप किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को तो नहीं जोड़ के देख सकते हैं। बच्चे में अंकों के अलावा और भी बहुत से हुनर हो सकते हैं, प्रतिभाएं हो सकती हैं, बहुत सारा पोटेंशियल हो सकता है, उसको भी जानने समझने की ज़रूरत होती है। और माता पिता भी बच्चे को ये भरोसा दिलाएं कि बेटा आप अपने प्रयास पूरी ईमानदारी से करिए, अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ो और उसके बाद फिर परिणाम ज़रूरी नहीं कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हर बार आए ही। जी तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, यदि कई बार उसे बहुत अच्छे अंकों की उम्मीद है लेकिन कम अंक आए हैं या कुछ और है, तो माता पिता बच्चे से ये कह सकते हैं कि तुम अपने पूरे प्रयास करो और हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, हर परिस्थिति में हैं। जी। तो इससे वो दबाव की स्थिति बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। और जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो उसको स्वतः ही लगेगा कि मुझे मतलब एक तनाव और दबाव से दूर रह के अपने एक सरल और सहज तरीके से अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकेगा। मैम जैसे भी आपने बताया कि माता पिता किस प्रकार से बच्चों का तनाव और स्वयं के तनाव को दूर कर सकते हैं, तो इसी प्रकार बच्चे शिक्षक से भी बहुत करीब से जुड़े रहते हैं। तो शिक्षकों की भी क्या भूमिका हो सकती है इसमें? देखिए, जहाँ हम विद्यार्थी की बात करते हैं वहाँ शिक्षक को तो हम जुड़ा हुआ महसूस करते ही हैं। जी। वो तो अदृश्य रूप से जुड़े ही रहते हैं। शिक्षक के बिना विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी के बिना शिक्षक नहीं। तो यहाँ पर शिक्षकों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और यहाँ जो मुझे लगता है जो भूमिका माता पिता की है, बहुत कुछ वही भूमिका शिक्षकों की भी हो जाती है। जी। कि शिक्षक भी बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। और शिक्षक ये भी कह सकते हैं कि बच्चों, यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, किसी जगह कठिनाई आ रही है, तो आप हमको आके बताइए, हम आपकी उस कठिनाई को दूर करने की प्रयास करेंगे। जी। वो उन्हें एक सकारात्मक विचार दें। जी। जैसे उन्हें ये कहें कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। और परीक्षा एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हर साल आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो शिक्षकों का भी मुझे लगता है कि वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और बच्चों को भी वही सकारात्मक दृष्टिकोण ही देने को वो स्वप्रेरित हो। शिक्षक भी स्वप्रेरित हो कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। जी। और हम
उनका जो बेस्ट पोटेंशियल है उसे भी वो बाहर ला सकते हैं। शिक्षकों में बहुत मतलब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जी शिक्षक। जी। मैम, परीक्षा होती है तो परीक्षा परिणाम भी आते ही हैं। अब मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को उसके अनुरूप, जितनी मतलब उसने मेहनत करी थी उसके अनुरूप उसे अंक प्राप्त नहीं हुए, तो स्वाभाविक बात है वो बहुत ही तनावग्रस्त हो जाएगा, चिंता उसे हो जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास तो करना ही चाहिए, जी लेकिन अंकों के तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जी क्योंकि देखिए, आपके हाथ में मेहनत करना है जी। है ना, और मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ जी लेकिन जब आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं तो जी। आपको उसे स्वीकार करना भी आना चाहिए। चाहिए। और ये बात भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो अंक है वो जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है जी या अंतिम लक्ष्य नहीं है। नहीं है। हमारा जीवन इतना विस्तृत है, उसमें इतनी संभावनाएं हैं कि हम जी। बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, मैं माता पिता, शिक्षकों और जो अभिभावक हैं जी। या अन्य हमारे जो बड़े लोग, बड़े नागरिक हैं, जी। उनको ये भी मैं ध्यान उनका आकर्षित करना चाहूँगी कि कई बार अंकों के तनाव के कारण जी बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जी हाँ और देखिए, बच्चे हमारा जो है वो भविष्य है बिल्कुल। ना? हमारा राष्ट्र आगे उन्हीं ही संभालना जी है। हाँ। तो उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल ना दें कि वो इतना तनावग्रस्त हो रहे हैं कि सिर्फ अंक अच्छे नहीं आ पाए या कहीं कोई कमी रह गई, उस वजह से वो ऐसे कदम उठा लें जो कि बहुत ही नुकसानदायी हो या बहुत ही अंदर से पीड़ादायी हो, बहुत कमज़ोर हो जाए। हाँ जी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमें जी। एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कि अभी जो परिस्थिति है हम उसे स्वीकार कर सकें, और आशावादिता भी होनी चाहिए कि यदि अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है जैसा हम चाहते थे, तो इसका आशा ये नहीं कि आगे का समय भी आपका अच्छा नहीं होगा। जीवन में हमेशा आप उम्मीदों को जगाए रखिए। जी। तो कई बार ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं, जब बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोई स्कूल में अच्छा नहीं कर सका था लेकिन भविष्य में वो बहुत अच्छे पदों पर पहुँचे हैं। जी। या हम सचिन तेंदुलकर जी का उदाहरण ले सकते हैं कि वो आज उनके जैसा कोई और कहाँ है, नहीं है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने अपने दूसरी प्रतिभा को उभारा। जी। या उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे अंक नहीं अच्छे आ पा रहे या मेरी पढ़ाई आगे की नहीं हो पा रही है। तो हमको वही लगता है कि हमेशा उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचिए। आप में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, तो उस खूबी को पहचानिए, उसको आगे बढ़ाइए। जी। जो ज़िंदगी है वो सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई या परीक्षा नहीं है। ज़िंदगी बहुत कुछ है। जी। तो हम उस ज़िंदगी के महत्व को समझें। जी। हम उसके विस्तार को समझें। जी। कि क्या है जीवन, और आपका जो जीवन है वो आगे चलकर कितने लोगों के जीवन को अच्छा बना सकता है। जी। ये बात भी हम विचार कर सकते हैं कि हम एक ज़िंदगी से कई ज़िंदगियों को अच्छे रूप में बदल सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि यदि परीक्षा परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं भी आए हैं तो उसको आप एक सुधार के रूप में लीजिए, ना कि उसको एक तनाव के रूप में या किसी प्रकार से नुकसान करने के रूप में लें। आप विद्यार्थी ये सोच सकता है या माता पिता भी ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, यदि अभी उतना अच्छा परिणाम नहीं है तो और मेहनत करके हम आगे उसको अच्छा बना सकते हैं। साथ में ये बात भी ध्यान रखें कि ज़िंदगी की हम सुंदरता को समझें और ज़िंदगी का जो वैविध्य रूप है, विविधता है जो जीवन की, उसको हम समझें, जीवन के महत्व को समझें। और इस संसार में कहीं ना कहीं हम किस रूप में खड़े हो सकते हैं हम उसको समझें। तो हमेशा आशावादी बने रहें। जी मैडम, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और निश्चित रूप से इसका परीक्षार्थी विद्यार्थी बहुत लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से हमने जाना कि जीवन में हमें कभी भी परीक्षा से डरना नहीं है, बल्कि चिंता मुक्त होकर, तनाव से बचकर और शांति, एकाग्रता और बहुत अच्छे से अध्ययन करके हमें परीक्षा का सामना करता है।
जैसे अभी हमें मैडम ने भी बताया कि जीवन में हमें हर समय किसी न किसी परीक्षा का सामना करना ही रहता है, तो हम उससे बच नहीं सकते, हमें उसका डटकर मुकाबला करना है। और आशा है आज की चर्चा में जितने भी बिंदु आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बताए गए हैं, आप अपने जीवन में अपनी कक्षावार जितनी भी परीक्षाएं आप देंगे, उन बिंदुओं का लाभ उसमें अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।